ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगी। आज ये तय हो सकता है कि आर्यन खान जेल में रहेंगे या फिर बेल पर बाहर आएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को तय समय से लगभग 1 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई हुई, लेकिन बेल पर फैसला नहीं हो पाया। कल की सुनवाई में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान के पक्ष में बतौर वकील पेश हुए। उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए जोरदार दलीलें दी। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब आर्यन के पास से ना ड्रग्स बरामद हुई, ना ही आर्यन खान की पार्टी के वक्त ड्रग्स का सेवन किया गया था, तो फिर उन्हें जेल में क्यों रखा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने भी आर्यन की जमानत का पुरजोर विरोध किया, जिसकी वजह से जमानत पर बहस लंबी होती चली गई। लिहाजा आर्यन खान की जमानत के लिए एक और तारीख पड़ गई। अब आज दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दोनों पक्ष एक बार फिर से बेल और जेल के लिए अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। अब तक आर्यन खान के लिए पहले से ही सतीश मानशिंदे और अमित देसाई जैसे बड़े वकील पैरवी कर रहे थे। अब शाहरुख खान के बेटे के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भी पैरवी करेंगे। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के पक्ष में कई दलीलें दी, जिसकी वजह से कोर्ट शाम 5 बजे के बाद भी चलता रहा। सबसे पहले मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान से दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है, जबकि आर्यन के पास ना ही कुछ मिला है और ना ही अब तक इस मामले में कुछ बरामद किया गया है। दूसरा तर्क था कि आर्यन का मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ, जिसमें ड्रग्स लेने की कोई तस्दीक सामने आई हो। इसके आगे मुकुल रोहतगी ने आर्यन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ड्रग्स मामले के पुराने फैसलों को भी सामने रखा और जज उन्होंने बताया कि मुंबई में जिस क्रूज ड्रग्स केस में या फिर पार्टी की एनसीबी को आशंका थी, उसका तो टिकट भी आर्यन के पास नहीं था। और सबसे आखिर में उन्होंने दलील दी कि जब कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई कंजम्पशन नहीं हुआ है, फिर आर्यन खान को कौन से सबूतों के आधार पर बंद रखा गया है, क्यों उनको छोड़ा नहीं जा रहा है और कौन से वो सबूत हैं जो छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिसका बार बार जिक्र एनसीबी कर रही है। आर्यन 20 से ज्यादा दिनों से जेल में मौजूद है और आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। हालांकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आर्यन खान के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जिस तरीके से कल कोर्ट में दलीलें चली थी, आज एक बार फिर सुनवाई आगे बढ़ेगी। उम्मीद क्या की जा रही है? देखिए, आज एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अपना पक्ष रखेंगे। वो जो बातें कही गई है आर्यन की तरफ से, उन बातों का जो दलीलें दी गई है मुकुल रोहतगी की तरफ से, उन्हें काउंटर करने की कोशिश आज एनसीबी द्वारा की जाएगी। साथ ही में कुछ नए फैक्ट्स जो पिछले कुछ दिनों में उनके जांच के दौरान सामने आए, उन फैक्ट्स को संभवतः अगर ज़रूरत पड़ी, खास तौर पर कुछ चैट्स अनन्या पांडे और आर्यन खान के, उसे भी संभवतः जो है जज को दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो जब आर्गुमेंट के दौरान 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशंस भी कोर्ट के सामने आए हैं। ये इंटरवीनर जो है वो कह रहे हैं कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। क्या इन इंटरवेंशन एप्लीकेशंस को कोर्ट एक्सेप्ट करती है, सुनती या फिर उन्हें खारिज कर देती है, ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो आज 37 नंबर पे ये केस लिस्ट है और आर्यन खान की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके मुवक्किल को जो है मुकुल रोहतगी कह रहे कि उन्हें गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। लेकिन एनसीबी आज क्या क्या दलील देती है, ये एक अहम होगा। इसके अलावा प्रभाकर सैल जो इस पूरे मामले में स्वतंत्र गवाह है, उन्होंने जो बातें कही है, जो एफिडेविट दिया है, उसको सबसे बड़ा आधार बना रही है एनसीबी। उनका कहना है कि आर्यन खान को अब तक जमानत नहीं मिली है, उसके पहले ही जो गवाह है वो अब पलटने लग गया। अब ऐसे में अगर आर्यन को जमानत दे दी जाती है तो इस केस के जो अन्य अहम गवाह है वो भी पलट सकते हैं और यही सबसे बड़ा आधार होना चाहिए कि आर्यन को जमानत ना मिले। तो ये दलील एनसीबी की है। इस दलील को आज वो जब भी सुनवाई शुरू होगी तब कोर्ट के सामने रखेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, आपका सारी जानकारी देने के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले कल आर्यन खान और अनन्या पांडे के कुछ और चैट भी सामने आ गए, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि आर्यन खान की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। इन चैट्स में आर्यन खान और अनन्या गांजे की बात कर रहे थे, उसे लाने और खरीदने की बात कर रहे थे। अपने दोस्त से बातचीत में आर्यन खान ने एक मैसेज ये भी लिखा कि वो सबके पीछे एनसीबी लगवा देंगे। ये सारी चैटिंग 2019 की है। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने इन चैट्स पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि 2019 के चैट का 2021 के केस से क्या रिश्ता है। आर्यन और अनन्या के ड्रग्स को लेकर चैटिंग 6 जुलाई 2019 की हुई थी। इसी चैट का हवाला देकर एनसीबी बेल का विरोध कर रही है और इसी चैट के बारे में मुकुल रोहतगी बोल रहे हैं कि पुरानी चैट का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।
और क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी ने आज प्रभाकर सैल नाम के शख्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रभाकर सैल वही शख्स है जिसने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े पर आर्यन खान केस में शाहरुख खान से करोड़ों की डील करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रभाकर सैल से एनसीबी के अधिकारी पैसों की उगाही को लेकर पूछताछ करेंगे, क्योंकि समीर वांखड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच के सिलसिले में विजिलेंस की टीम भी आज मुंबई पहुंच रही है। मुंबई में विजिलेंस की टीम समीर वांखड़े के साथ साथ एजेंसी के दूसरे अधिकारियों से भी सवाल जवाब करेगी ताकि सारे आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा सके। दरअसल प्रभाकर सैल ने हलफनामा तैयार करवाया है, जिसमें प्रभाकर ने एनसीबी की रेड को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रभाकर सैल का दावा है कि उसने किरण गोसावी और शाहरुख खान के मैनेजर से बात करते हुए देखा था। अपने एफिडेविट में प्रभाकर ने दावा किया है कि शाहरुख के मैनेजर पूजा डडलानी और गोसावी के बीच कार के अंदर बातचीत हुई थी। हलफनामे के चौथे पन्ने में यह भी लिखा गया है कि किरण गोसावी ने उसे 50 लाख कैश कलेक्ट करने के लिए भेजा था। प्रभाकर सैल किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है और वो उसके साथ जुलाई 2021 से काम कर रहा है। प्रभाकर के मुताबिक रेड के बाद गोसावी फोन पर लगातार एक और गवाह सैम डिसूजा से बात कर रहा था। हलफनामे के चौथे पेज के आखिरी पैराग्राफ में प्रभाकर के हवाले से लिखा गया है कि केपी गोसावी फोन पर सैम से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम 25 करोड़ का बम रखो और इसे 18 करोड़ पर फाइनल सेटल करते हैं। गोसावी ने कथित रूप से कहा था कि इस 18 करोड़ में से 8 करोड़ समीर वांखड़े को जाएंगे और बाकी बचे पैसे दूसरों में बांटे जाएंगे। प्रभाकर सैल ने एनसीबी पर वसूली का आरोप लगाया है, लेकिन अब प्रभाकर के दावों पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। प्रभाकर ने दावा किया था कि उसने सैम नाम के शख्स को 38 लाख रुपए दिए। प्रभाकर के हवाले से कथित सैम नाम के शख्स का फोटो भी जारी किया गया, लेकिन अब वो शख्स सामने आ गया है जिसका फोटो प्रभाकर ने सैम के नाम से जारी किया था। इस शख्स का नाम हैनिक बाफना है और वो पालघर का एक कारोबारी है। हैनिक ने इंडिया टीवी को बातचीत में बताया कि प्रभाकर उसके फोटो का गलत इस्तेमाल कर रहा है। प्रभाकर जी ने उसमें कहा है कि उन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए हैं और मैं उनके पास गया था ट्राइडेंट होटल के पास में किसी गली में। ये सब चीज़ें जब मैंने सुनी तो मैं शॉक्ड हो गया कि प्रभाकर जी जो मुझे जानते हैं कि मेरा नाम हैनिक बाफना है, फिर भी वो मीडिया के सामने झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ये सैम है करके, और मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं वो जिस दिन इन्होंने कहा है कि मैं इनके पास गया था ट्राइडेंट होटल में, मतलब ट्राइडेंट होटल के बाजू में उस गली में, और मैंने इनके पास से पैसे लिए थे, उस दिन मैं पालघर में था। मैं पालघर में अपने घर पे था। ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने मुझे 38 लाख रुपए दिए ही नहीं, इन्होंने किसी सैम करके बंदे को दिया है। लेकिन इन्होंने फोटो और नंबर मेरा बताया है, तो वो सैम कौन है वो तो प्रभाकर जी को पता है। तो वो एफिडेविट में उन्होंने जो नंबर दिया है वो नंबर एक्चुअल में मेरा नहीं है, लेकिन उसमें नाम मेंशन किया है सैम। तो इन्होंने एफिडेविट में मेरा नंबर नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने एक नंबर आगे पीछे कर दिया है। उसमें 92700 की जगह पे 9700 ये नंबर दिया है। ये भी इन्होंने क्यों किया वो भी मुझे पता नहीं। सर उनको मैं लगभग कुछ ये 3-4 महीनों से जानता था। मैं उनके बड़े भाई को जानता था, सतीश भाई करके जो है वो, उनको मैं जानता था। और सतीश जी ने मेरी ये प्रभाकर से मुलाकात की थी, कहा था कि ये प्रभाकर मेरा भाई है करके, और उन्होंने मेरी मुलाकात करवा के दी थी। मुलाकात इन द सेंस मेरा नंबर उनको फॉरवर्ड किया था प्रभाकर जी को, और प्रभाकर जी ने मेरा नंबर किरण गोसावी जी को दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।